नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 8 है, इसका सेट 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ ही जेआईबी के तीनों ही पेपर के यूनिट वाइज वीडियोज़ भी बैंकर साथी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 5B ऑफ डैश एक्ट। तो सेक्शन 5B किस एक्ट के सेक्शन 5B में बैंकिंग जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया है, ये पूछा है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बैंकिंग जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, जो हमारा बीआर एक्ट है उसके सेक्शन 5B में इसको डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू इसेंशियल फंक्शंस ऑफ बैंकिंग एज पर द डेफिनीशन आर। तो कौन से इसेंशियल जो फंक्शन हैं जो बैंकिंग के, जो कि बैंकिंग की डेफिनेशन के हिसाब से हैं। ऑप्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, इन्वेस्टिंग एंड लेंडिंग, कलेक्टिंग चेक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, या फिर ऑप्शन डी है, ए एंड बी बोथ। तो साथियों, वैसे तो बैंक बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो बैंकिंग की जो डेफिनेशन है बीआर एक्ट में जो दी हुई है बैंकिंग की डेफिनेशन, उसमें जो काम बैंक के दिए गए हैं, एसेंशियल जो फंक्शन बैंक के बताए गए हैं, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर इन्वेस्टिंग एंड लैंडिंग। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ए और बी जो दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द मेन बिजनेस ऑफ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, अ बैंक कैन रिफ्यूज टू परमिट ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ। हालांकि इसमें कह रहा है कि बैंक का जो काम है वो ये है कि बैंक से डिपॉजिट, जो पब्लिक है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये मेन काम है बैंक का। लेकिन बैंक जो है कई बार रिफ्यूज़ कर सकता है किसी कस्टमर को उनका अकाउंट खोलने के लिए। किन केसेस में रिफ्यूज़ किया जा सकता है? ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, अनडिज़ायरेबल पर्सन, पर्सन हु डू नॉट कंप्लाई विथ केवाईसी नॉर्म्स, थर्ड है लिटरेट पर्सन्स, डी है ए एंड बी, या फिर ई है ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर बैंक मना कर सकता है किसी कस्टमर को उनका अकाउंट खोलने के लिए। उनमें आते हैं आपके अनडिज़ायरेबल पर्सन्स। अब अनडिज़ायरेबल पर्सन में का मतलब है कि कोई ऐसे पर्सन जो किसी लॉ के द्वारा या आरबीआई की कोई गाइडलाइन के द्वारा जिनको अनडिज़ायरेबल कहा गया है, यानी कि उनका अकाउंट खोलने के लिए मना किया गया है। तो इस तरह के जो कोई पर्सन है तो उनको मना किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरे जो पर्सन हैं जो केवाईसी नॉर्म कंप्लाई नहीं करते हैं, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं, या जो कुछ छुपाते हैं अपनी आइडेंटिटी वगैरह, तो उन लोगों को बैंक जो है वो मना कर सकता है अकाउंट खोलने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। ए एंड बी बोथ सही हैं, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन्स ऑफ सस्पिशियस नेचर फॉर रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटीज़ अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स। तो AML KYC AML जो गाइडलाइंस हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो मेजर्स हैं, उनके तहत जो बैंक को ये भी काम है बैंक्स का कि वो मॉनिटर करें कि किसी तरह का सस्पिशियस नेचर का कोई ट्रांजेक्शन्स ना हो रहा हो, और अगर ऐसा होता है तो उनको रिपोर्ट करें अथॉरिटीज़ को। तो ये रिपोर्टिंग क्यों की जाती है, यानी कि इसका पूरी एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कॉम्बैटिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए उसका यूज़ ना हो उस पैसे का। टू चेक हवाला ट्रांजेक्शन्स को रोका जाए। टू चेक इनफ्लो ऑफ क्राइम मनी, यानी कि लूट पाट का या किसी तरह का क्राइम का, एक्सटॉर्शन का कोई जो मनी है वो बैंकिंग सिस्टम में ना आए। टू चेक इनफ्लो ऑफ द मनी अर्नड आउट ऑफ द सेल ऑफ नारकोटिक्स, यानी कोई नशे की कोई चीज़ें जो है, नारकोटिक्स जो हैं, उनको बेच के कोई उस तरह का पैसा जो है वो मनी इसमें ना आए, इनफ्लो ना हो उस तरह का। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो साथियों, ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, सभी जो पॉइंट हैं वो सही हैं। तो 4 का जो ऑप्शन जो सही है वो है ई, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी ही पर्पज़ हैं जिनकी वजह से सस्पिशियस नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और उनको रिपोर्ट किया जाता है अथॉरिटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर। तो आप सभी जानते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। बैंकों को भी आरबीआई रेगुलेट करता है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो बैंकिंग बिजनेस करती हैं, डिपॉजिट्स वगैरह लेती हैं, उनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है। तो उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 1908। ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज
acceptance of government deposit reserve bank directions 1998, non-banking financial companies acceptance of saving deposit reserve bank direction 1998, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय मनी लेंडर्स डायरेक्शंस 1998, या फिर नन ऑफ दीज। तो साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 1998 आई थिंक होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, एक बार अपने एंड से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 49A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो पर्सन अदर देन अ बैंक इज ऑथराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो सेक्शन 49A जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन बैंक के अलावा ऑथराइज नहीं है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। किस तरह के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास बाई चेक, बाई कैश, ऐसा डिपॉजिट या जो विड्रॉएबल बाई चेक हो या फिर विड्रॉएबल बाई कैश हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है साथियों? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ऐसे डिपॉजिट को केवल बैंक ही एक्सेप्ट करेंगे जिसको चेक के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है। तो सेक्शन 49A जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो ये कहता है कि नो पर्सन अदर देन अ बैंक इज ऑथराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉएबल बाई चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 banks are permitted to sell and realize any property or any right which may come in its possession। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो है वो बैंक्स को परमिट करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी राइट जो उनके पास आया है उसको वो सेल कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं जो उनके पोजीशन में आया है। किस किस लिए? तो ऑप्शंस हैं, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स क्लेम, बाय अलॉटमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑक्शन, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ऑफ ए और बी। तो कोई भी इसमें साथी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स क्लेम। कोई भी अगर क्लेम है बैंक्स का उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रॉपर्टी बैंक के पोजीशन में आई है उसको वो, या कोई राइट बैंक के पोजीशन में आया है उसको वो रियलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन इट्स पार्ट to undertake banking business on behalf of government, this is provided in dash। ऑप्शंस हैं, आरबीआई को साथियों बैंकर कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी बैंकिंग के काम हैं वो आरबीआई अंडरटेक करता है, वो करता है, और ये ऑब्लिगेटरी उसका काम है, ऑब्लिगेटरी है उनके पार्ट पर कि उनको ये करना ही है, टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ये किस एक्ट में दिया हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट, थर्ड है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, या फिर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन फॉर अपॉइंटिंग द एजेंट टू मैनेज द कंट्रीज फाइनेंशियल अफेयर, या फिर ई है सी एंड डी ऑफ द अबव। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बीआर एक्ट का सेक्शन 20 जो है वो ये कहता है कि आरबीआई जो है वो ऑब्लिगेटरी है आरबीआई के पार्ट पर कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स आरबीआई एक्ट एज एजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर विच लॉ। तो कई बार आरबीआई, हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि आरबीआई के लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंकिंग जो बिजनेस है वो कंडक्ट करें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट बैंक का जो बिज़नेस है वो आरबीआई देखे उनके सारे काम, लेकिन कुछ केसेस में कई बार आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो किस लॉ में दिया गया है उसके बारे में ऑप्शंस हैं, नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल पर्टिकुलर स्टेट ऑन द सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड है अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन बाय आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एज पर एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर ई है नन ऑफ दीज। तो साथियों ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एज पर एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21 ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इस सेक्शन के अंडर जो है अगर एग्रीमेंट होता है आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उस केस में आरबीआई जो है वो एक्ट करेगा एज एन एजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो have the powers to regulate the business, control the banks
अंडर द आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच आर एज अंडर। तो आरबीआई तो बैंक को कंट्रोल करता ही है, लेकिन कई सारी जो पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जहाँ पर वो रेगुलेट कर सकते हैं आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो ये कौन कौन सी पावर्स हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट विल होल्ड द टोटल कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक। सेकंड है, अपील कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट आरबीआई इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बैंकिंग लाइसेंस। तो थर्ड है, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। फोर्थ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स एज द एपिलेट अथॉरिटी फॉर बैंक्स अपॉन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बाय आरबीआई इफ अप्रोच्ड। तो साथियों, ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये इंडिविजुअल पॉइंट पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर गया तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, किसके पास पावर है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो पॉइंट हैं, चारों पॉइंट जो हैं वो सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स एक्टिविटी related to capital market such as depository function, demat, merchant banking activities are regulated by। तो बैंक जो है अपना जो रेगुलर जो काम है, बेसिक जो उनका फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग के अलावा ये जो इस तरह के काम करते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज देते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आरबीआई गवर्नर कंट्रोल करते हैं। सेकंड है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट। थर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर सेबी। तो साथियों, ये सारे जो हैं जो चीज़ें हैं, ये वाले जो फंक्शंस हैं, डीमेट अकाउंट हो, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ हो, ये सभी जो रेगुलेट की जाती हैं सेबी के द्वारा। तो साथियों, करेक्ट ऑप्शन इसमें ई है, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सर्टेन पावर्स आर वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर। तो कुछ ऐसी पावर्स हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं, वो कौन सी हैं? ऑप्शंस है, नोटिफिकेशन ऑफ बैंक्स फॉर पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट, जो नोटिफाई करना बैंक्स को ताकि वो एसेट्स को मेंटेन करें। नोटिफिकेशन विद रेफरेंस टू अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, अकाउंट्स और बैलेंस शीट के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करना। इशू ऑफ डायरेक्शन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, बैंकों को इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन इशू करना, या फिर सस्पेंशन ऑफ बैंकिंग एंड अमलगमेशन ऑफ बैंक्स। तो साथियों, ये सभी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, यानी कि वो डायरेक्शन नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं कई चीज़ों में, साथ ही जो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और बिजनेस सस्पेंशन कर सकते हैं, बैंकों का अमलगमेशन कर सकते हैं। ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई आफ्टर कंसल्टिंग विद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन किससे कंसल्ट करने के बाद में? तो ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, सेबी, बैंकिंग सेक्रेटरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आरबीआई गवर्नर। तो जब भी कोई डायरेक्शन देना है आरबीआई को, तो आरबीआई गवर्नर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करके ये डायरेक्शन दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन इज स्टिपुलेटेड एज पर BR एक्ट व्हेन लाइसेंस इज टू बी ग्रांटेड टू अ फॉरेन बैंकिंग कंपनी। अब कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंकिंग कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट करना चाहती है, तो जो BR एक्ट की गाइडलाइंस हैं वो तो है ही है, कोई एडिशनल जो स्टिपुलेशन लगी हुई हैं वो कौन सी है, ये हमसे पूछा है। उसके बारे में 4 पॉइंट दिए हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, द गवर्नमेंट और लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द फॉरेन बैंकिंग कंपनी इज incorporated does not discriminate in any way against banking companies registered in India। यानी कि जिस देश की वो कंपनी है, जहाँ वो बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, वहाँ पर कोई इस तरह का लॉ नहीं होना चाहिए जो उसको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट करे उन कंपनीज़ को जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई जब वो इंडिया में ऑपरेट करना शुरू करें तो वहाँ का जिस कंट्री की वो हैं, जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वहाँ का किसी लॉ उनको डिस्क्रिमिनेट करे किसी तरह से। तो ये है। सेकंड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन बैंक, ये है। थर्ड है, परमिशन ऑफ पार्लियामेंट थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन रेटिफाइड बाय 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है, द ब्रांच ऑफ द फॉरेन बैंक विल रेस्ट्रिक्ट इट्स ऑपरेशन इन द लोकल स्पेसिफाइड एरिया, या ई है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। बाकी जो पॉइंट हैं वो सही नहीं है, केवल
एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट और लॉ ऑफ द, जब भी कोई फॉरेन कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करना चाहेगी, लाइसेंस जिसको दिया जाएगा, तो वहाँ पर एक स्टिपुलेशन है बीआर एक्ट में कि आरबीआई ये देखेगा लाइसेंस देने से पहले कि जो भी जिस देश की कंपनी है उस देश में कोई ऐसा कानून ना हो जो इंडिया में ऑपरेट करने वाली जो कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, उनके साथ में किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी तरह से करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू एडवांस अगेंस्ट इट्स ओन शेयर एज पर। तो बैंक जो हैं वो अपने खुद के जो शेयर्स हैं उनके अगेंस्ट में एडवांस नहीं कर सकते हैं। ये किस एक्ट में इसको रोका गया है, किस में प्रोहिबिट किया गया है? तो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एंड आरबीआई एक्ट, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बीआर एक्ट जो है वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है वो अपने जो खुद के शेयर हैं उनके अगेंस्ट में लोन्स एडवांसेस नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द बैंक हैव एस्टेब्लिश्ड ब्रांचेस फॉर गिविंग फोकस्ड अटेंशन टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। तो जब भी किसी बैंक को, कई बार आपने देखा होगा कुछ बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं वो डेडिकेटेड होती हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो इस तरह की जो ब्रांचेस इस्टेब्लिश की जाती हैं जो फोकस करती हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग को, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, लार्ज ब्रांचेस, मीडियम ब्रांचेस, ओवरसीज ब्रांचेस, या फिर ई है ओनली ई एंड ए एंड बी। तो जो इस पे अलग तरह के काम करती हैं, एक किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग के लिए काम करती हैं, सारे बैंकिंग के फंक्शन नहीं करती हैं, उन ऐसी ब्रांचेस को हम स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक आर अलाउड टू फॉर्म सब्सिडरीज अंडर डैश सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट। यानी कि यहाँ पर एक्ट दे रखा है, सेक्शन पूछा है आपसे, तो और ज़्यादा डीप जाके पूछ रहे हैं। तो ये बीआर एक्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीआर एक्ट, आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सभी पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। और इनके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन से बीआर एक्ट के किस सेक्शन में जो बैंक हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो अपनी सब्सिडरीज बना सकते हैं। ऑप्शन है सेक्शन 19, 20, 22, 25 या फिर 27। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 6(1) सबसेक्शन 1 ऑफ बीआर एक्ट विच इज़ द सीलिंग फॉर होल्डिंग द शेयर्स बाय अ बैंकिंग कंपनी इन एनी कंपनी एज अ प्लेज, मॉर्गेज और एब्सोल्यूट ओनर। तो साथियों बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनके ऊपर एक सीलिंग लगी हुई है, उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में एक सेट परसेंटेज तक ही जो है उनके शेयर्स जो है, होल्डिंग जो है वो रख सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। तो इसी जो सीलिंग लिमिट को पूछा गया है। ऑप्शंस हैं इसमें, ए 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, यानी कि जिस कंपनी के शेयर्स वो होल्ड करना चाहती हैं उसके 30% जो पेड अप कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द बैंकिंग कंपनी, यानी कि बैंक जो खुद उसके खुद के जो 30% पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व हैं उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। थर्ड है 30% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। फोर्थ है 30% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द बैंकिंग कंपनी, या फिर ई है ए एंड बी ऑफ द अबव। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ई, यानी कि 30, बहुत क्लोज इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे ही 30% पे दे रखे हैं। आपको ध्यान रखना है कि 30% पेड अप शेयर कैपिटल की बात की जा रही है, सब्सक्राइब कैपिटल की बात नहीं की जा रही है। अब पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में क्या डिफरेंस है, ये मैंने जब इसका चैप्टर का वीडियो बनाया है, जो यूनिट वाइज वीडियोज़ बनाए हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसमें है साथियों 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, जिस कंपनी के एक्वायर बैंकिंग कंपनी शेयर रखे हुए हैं उसके 30% जो शेयर कैपिटल से नहीं, पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो बैंकिंग कंपनी की बात हम कर रहे हैं जिसने शेयर रखे हुए हैं उसके खुद का जो पेड अप शेयर कैपिटल है और रिजर्व है उसके भी 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ बीन इशूइंग डायरेक्शंस फ्रॉम टाइम अंडर सेक्शन 21 रीड विद सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट। तो सेक्शन 21 जिसको 35A के साथ में जब हम मिला के पढ़ते हैं तो उसमें जो डायरेक्शंस, इन दोनों को साथ में रीड करके इन दोनों के अंडर जो डायरेक्शंस आरबीआई इशू करता है टाइम टू टाइम वो किस रिगार्ड में होते हैं, किस बारे में होते हैं। तो ऑप्शंस हैं मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट रेट के बारे में होते हैं, या फिर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में होते हैं। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। जब सेक्शन 21 और 35A दोनों को कंबाइन करके आरबीआई कोई डायरेक्शन इनके अंडर कोई इशू करता है तो वो इन तीनों ही में से किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं, इन तीनों ही बारे में हो सकते हैं, मेकिंग लोन्स एडवांसेस के बारे में, या इंटरेस्ट रेट के बारे में, या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बारे में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शंस गिवन बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम आर बाइंडिंग ऑन द बैंक एंड आर डैश इन नेचर। तो आप सभी जानते हैं कि आरबीआई जो डायरेक्शन इशू करता है टाइम टू टाइम वो बैंक्स पर बाइंडिंग होते हैं, और किस नेचर के होते हैं ये पूछा गया है। तो नेचर उनका जब पूछा जाएगा तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, कंपलसरी या एडवाइजरी। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है साथियों। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सभी सही लग रहे हैं, बट यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो आएगा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो है स्टैट्यूटरी, यानी कि जो बाइंडिंग होते हैं बैंक्स पर और स्टैट्यूटरी इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बैंक वायलेट्स a circular from RBI, it is held by Supreme Court that these violations will not render the bank's contract with the third party। अब मान लीजिए कोई बैंक ने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें, जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं उसने कोई ऐसी बात लिख दी है जो कि आरबीआई के किसी सर्कुलर को वायलेट करती है, आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं करती है। तो उसमें, उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से किया गया है उसका क्या होगा? ऑप्शंस हैं, इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड रहेगा, वाइड हो जाएगा, या फिर वाइडेबल होगा। तो इस केस में साथियों, जब भी कोई ऐसा चांस अगर आता है, बैंक्स कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि आरबीआई के जो सर्कुलर हैं उनको कंप्लाई नहीं करता है, इवन देन उस केस में भी, उस केस में जो थर्ड पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या होगा? वो इनवैलिड हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।